नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। आइए सुनिए सच की शुरुआत करते हैं खास खबरों से। खुद मोदी तोड़ेंगे सरकार के बनाए नियम कानून, जाएंगे अयोध्या। देश में चीन का बहिष्कार, मगर सुभाष चंद्रा ने किराए पर दिया बंगला। सोनिया की बैठक में दिग्गज और युवा नेता आपस में उलझे। सुशांत के दोस्त का आरोप, रिया के खिलाफ बोलने का दबाव डाला। नौसेना में फर्जी विलों के जरिए करोड़ों का घोटाला, सीबीआई की छापेमारी। खास खबरों के बाद अब वक्त है खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश, अगर आपको लगता है कि गोदी मीडिया आपको भ्रमित करता है, खबरें तोड़ मरोड़ कर दिखाता है, तो फिर स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी मर्जी के हिसाब से भुगतान कीजिए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, संघ प्रमुख बाल मोहन भागवत सहित कई बड़े नेता राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में जुटेंगे। लेकिन अगर स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन किया जाए तो ये सभी बड़े नेता अयोध्या के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकते और ना ही उन्हें लेना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक धार्मिक कार्यक्रमों में 65 साल के ऊपर के लोग, पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम बच्चों को न जाने की सलाह दी गई है। इसके लिए धार्मिक संस्थानों को भी ठीक ढंग से सलाह जारी करके लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी है। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक 3 के तहत इस हफ्ते जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनमें भी 65 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों को घर में ही रहने की सलाह दी गई है। अगर राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने वाली बड़ी हस्तियों की बात की जाए तो इनमें से ज़्यादातर की उम्र 65 साल के ऊपर ही है। जहां पीएम मोदी 69 साल के हैं, वहीं मुरली मनोहर जोशी 86 के हैं। राम मंदिर के लिए रथ यात्रा करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी 92 साल के हैं। वहीं आरएसएस के सर संघ चालक सुरेश भैया जी जोशी 73 साल के हैं। इसके अलावा बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने के समय मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह भी अब 88 साल के हो चुके हैं। तो आप देखिए कि सरकार ही नियम बनाती है कि कोरोना से बचाव के लिए हमें क्या क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से रखनी है, और जिन लोगों पर कोरोना का असर सबसे ज़्यादा हो सकता है, जो सबसे कमज़ोर कड़ी हैं संक्रमित होने के मामले में, उनको किस तरह से ज़्यादा दूर रहना चाहिए। पब्लिक गैदरिंग में तो जाना ही नहीं चाहिए, घर पर भी बहुत सावधानी से रहना चाहिए। इसके अलावा इस उम्र के लोग जो जैसे आडवाणी हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं, इनको और भी उम्र के साथ आने वाली बहुत सारी बीमारियां भी होंगी, इस वजह से भी उनको नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर जो सूची बन रही है उसको आप देखें तो उसमें से 60-70% से ज़्यादा लोग इस उम्र के दायरे से ज़्यादा के, यानी 65 से ज़्यादा की उम्र के हैं। खुद प्रधानमंत्री जिनके सरकार ने ये नियम कायदे बनाए हैं, वो 69 साल के हैं और वो वहाँ भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो सरकार नियम कानून बनाती है वो खुद उनको तोड़ रही है, वो खुद उनका पालन नहीं करना चाहिए, जबकि करना जा रही, जबकि उसको खुद सबसे ज़्यादा इसको सख्ती से पालन करके एक उदाहरण पेश करना चाहिए, ताकि देश के दूसरे हिस्सों में एक मैसेज जाए और ये उल्लंघन ना हो। लेकिन हम जानते हैं कि लगातार देश भर में इस तरह के उल्लंघन हो रहे हैं और अब सरकार ने भी इस उल्लंघन की कमान संभाल ली है। भूमि पूजन के मामले में ये सब जाएंगे, बहुत सारे पंडे पुजारी होंगे, वो भी 65 साल के होंगे, साधु संत भी जुटेंगे, वो भी 65 साल के ऊपर के होंगे। और आप सोचिए कि ये कितना बड़ा मजाक होगा उन नियम कानूनों का जो सरकार ने बनाए हैं कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। ये क्या संदेश देगा, ये जुटान, ये जमावड़ा किस तरह का संदेश पूरे देश में देगा और पूरी दुनिया को दिखाएगा कि हमारे देश में नियम कानून जो सरकार ही बनाती है वो वही उसकी धज्जियाँ उड़ाती है। ये काम
ज़्यादा कम भीड़ इकट्ठी करके कम लोगों के ज़रिए या ऑनलाइन भी हो सकता था, इसके सुझाव भी दिए गए थे। लेकिन चूंकि इसका एक राजनीतिक प्रयोजन है, राजनीतिक एजेंडा है, राजनीतिक लक्ष्य है, इसलिए इस तरह से भव्यता के साथ भीड़ इकट्ठी करके और ये कार्यक्रम किया जा रहा है, बगैर इसकी परवाह किए कि पूरी दुनिया इस समय इस पैंडेमिक की चपेट में है। भारत में रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं हर दिन नए पैंडेमिक के, संक्रमण के, और लोगों की मौतों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। और आइए अब अगली बड़ी खबर लेते हैं। चीन द्वारा भारत की ज़मीन कब्जा किए जाने के समय जब पूरा भारत उबल रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से राज्यसभा सांसद बने और जी मीडिया समूह के मालिक सुभाष चंद्रा अपने कारोबार में लगे हुए थे। वे मुंबई में कफ रोड परेड स्थित अपने बंगले को चीनी वाणिज्य दूतावास को किराए पर दे रहे थे। रियल एस्टेट क्षेत्र की वेबसाइट स्क्वायर फीट ने यह खबर प्रकाशित की है। समझौते पर 29 जून को हस्ताक्षर किए गए थे। किराया अवधि 1 जुलाई 2020 से शुरू हुई। इस प्रॉपर्टी का प्रति माह किराया 4,90,000 रुपये महीने है। चीन और भारत के बीच संबंध पिछले कुछ दिनों से बिगड़ते जा रहे हैं, विशेषकर गलवान घाटी में संघर्ष के बाद, जहां 15 जून को खूनी संघर्ष में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। चीन के इस कृत्य की न सिर्फ राजनेताओं ने बल्कि देश के अनेक क्षेत्रों की हस्तियों और आम जनता ने भी निंदा की थी। आनंद महिंद्रा जैसे उद्योगपति ने ट्विटर हैंडल से इस पर टिप्पणी की थी। उद्योगपति सज्जन जिंदल ने चीन से सस्ते आयात के खिलाफ ट्वीट किया तथा हमारे अपने घरेलू विक्रेताओं को विकसित करने के लिए कहा। मुंबई में चंद्रा और चीनी वाणिज्य दूतावास के बीच जो किराया समझौता हुआ है, उसके मुताबिक बंगले का प्रति माह किराया 4,90,000 रुपये है। चीनी वाणिज्य दूतावास ने एक चेक के माध्यम से सुभाष चंद्रा को 58,80,000 रुपये का भुगतान भी कर दिया है। बंगले का इस्तेमाल चीनी वाणिज्य दूतावास अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और मेहमानों के साथ ही आवासीय उद्देश्यों के लिए कर सकता है। तो ये आप दोहरापन देख सकते हैं कि वो पार्टी जो एक तरफ चीन के माल के बहिष्कार की बात करती है, चीन से असहयोग की बात करती है, चीन के ऐप प्रतिबंधित करने की बात करती है, चीन के कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की बात करती है और तमाम तरह के प्रचार अभियान चलाती है चीन से मुकाबला करने के मामले में। लेकिन उसी पार्टी से जुड़े सांसद, उसी विचारधारा से जुड़े सांसद, उसी विचारधारा से जुड़ा एक जो मीडिया समूह है, उसके मालिक इस तरह से चीन के साथ कहना चाहिए कारोबार कर रहे हैं, चीन के साथ व्यापार कर रहे हैं, चीन को किराए पर बंगले दे रहे हैं। और जाहिर है कि इस सब का से उन्हें दिखावटी तौर पे मतलब हो सकता है कि जी टीवी पर उस तरह के प्रोग्राम किए जाएं जिसमें चीन का बहिष्कार किया जाए, लेकिन हमारा धंधा चलते रहना चाहिए। एक जो वणिक दृष्टि होती है उसमें राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, देश वगैरह सब किनारे रख दिए जाते हैं और सबसे बड़ा रुपया इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो सुभाष चंद्रा का ये पूरा रवैया इसी बात को प्रदर्शित करता है, इस दोहरेपन को, इस पाखंड को तार तार करता है, बताता है कि आप जिन कारोबारियों पर यकीन करते हैं कि दरअसल वो राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं, वो दरअसल अपने स्वार्थों से प्रेरित होते हैं। बहुत सारे कारोबारियों ने चीन के बहिष्कार की मांग की, उनके समर्थन में ट्वीट किए वगैरह वगैरह किए, लेकिन उनका उसमें स्वार्थ कुछ उन्हें दिख रहा होगा, तभी उन्होंने किया। कोई राष्ट्रवाद और देशभक्ति के वशीभूत होकर उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। तो इस बारे में आप भी कोई खुशफहमी, कोई गलतफहमी न पालें और इनके जो पूरा कारोबारी वर्ग है, ये उद्योगपति वर्ग है, उसके चरित्र को समझने की कोशिश करें। वो अपने स्वार्थ पहले देखता है। अगली खबर लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की ओर से पार्टी सांसदों की गुरुवार को बुलाई गई बैठक में युवा नेताओं की ओर से काफ़ी तर्क वितर्क और आलोचना देखने को मिली। इन युवा नेताओं ने लोकप्रियता में आई गिरावट के लिए कांग्रेस की आखिरी सरकार यानी यूपीए 2 को दोषी माना। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने हार पर आत्मनिरीक्षण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि हाँ,
बीजेपी सरकार ने बुरा प्रदर्शन किया है और उस पर हमला करने की ज़रूरत है, लेकिन हमें खुद को देखना होगा कि हमने कैसा प्रदर्शन किया है। इस पर कोई बहस नहीं हुई है पार्टी के भीतर और हमें विश्लेषण करने की ज़रूरत है कि नेतृत्व क्यों विफल रहा। जिसके बाद नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद राजीव सातव ने कहा कि आत्मनिरीक्षण खुद से शुरू होना चाहिए। सातव ने कहा, हम 2009 में 200 से अधिक थे और 44 पर आ गए। आप अब ये आत्मनिरीक्षण करने की बात कह रहे हैं, आप सभी तब मंत्री थे। सच कहूँ तो ये भी देखा जाना चाहिए कि आप कहाँ फेल हुए हैं। आपको यूपीए 2 की अवधि से आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों ने चर्चा और विचार विमर्श की कमी पर सवाल उठाए। राजीव सातव ने टिप्पणी की कि ये वरिष्ठ और युवा नेताओं के बीच जंग जैसा मामला नहीं है। उन्होंने कहा, हमें इस बात का विश्लेषण करने की ज़रूरत है कि कांग्रेस ने यूपीए के दौर में कैसा प्रदर्शन किया। मंत्री आखिर पार्टी कार्यकर्ताओं से क्यों नहीं मिले और वास्तविकता से अनजान क्यों रहे। महाराष्ट्र और दिल्ली में पार्टी विफल क्यों रही है। कांग्रेस के अंदर निश्चित रूप से लगातार वही मिल रही विफलताओं के कारण एक तरह का असंतोष है, निराशा है, हताशा है। इसलिए आपस में जो उलझी हो रही है, अंतर्कलह बढ़ रहा है, पुरानी और नई पीढ़ी के बीच एक द्वंद्व दिख रहा है और नेतृत्व के मामले में जो शून्यता बनी हुई है, जो एक अनिर्णय की स्थिति हुई है, एक आत्मनिरीक्षण का जो मामला है उसको बार बार टाला जा रहा है। लगातार कई नेता इस बारे में बयान दे चुके हैं, सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं, लेकिन उसका असर नहीं हो रहा है। पार्टी ऐसा लगता है जैसे आलू का बोरा हो, जिसको जितना भी धक्का दो उस पर कोई हलचल नहीं होती है। कुछ इसी तरह से कांग्रेस पार्टी हो गई है। वो जिंदा पार्टी नहीं रही है, एक तरह से मरणासन्न पार्टी है और उसमें जान डालने की कोई ठोस कोशिश हो नहीं रही, न नेतृत्व की तरफ से और ना ही उसके जो सर्वोच्च नेता हैं उनकी तरफ से कुछ हो रहा है। तो ये एक कांग्रेस पार्टी के अंदर एक धर्म संकट है, एक ऊहापोह है, एक कहना चाहिए कि गतिरोध की स्थिति है जिससे वो निकल नहीं पा रही है, छटपटा रही है लेकिन निकल नहीं पा रही है और ये एक घमासान का रूप लेती जा रही है, अंतर्कलह को बढ़ाती जा रही है और कोई ठोस प्रयास भी नेतृत्व की तरफ से नहीं हो रहा है कि एक साफ सुथरा दर्शन, एक विचारधारा, एक एजेंडा पार्टी को दे और एक संगठन में एक नई जान फूंकने के लिए एक नई कमान निर्मित करे। तो ये इस स्तर पर कुछ हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से इस तरह के टकराव बार बार उभर रहे हैं और आगे चलकर बढ़ सकते हैं, बढ़ेंगे, क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो उतावली है, वो और पुरानी पीढ़ी जो है वो जगह खाली करने को तैयार नहीं दिख रही है। तो ये नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का टकराव है, राहुल गांधी के गुट का और दूसरे जो पुराने पीढ़ी के गुट हैं उनके बीच का भी टकराव है। तो कई तरह के टकराव इस पार्टी के अंदर चल रहे हैं जो इस पार्टी को आगे जाने से रोक रहे हैं। एक ठहराव, एक कहना चाहिए कि जड़ता इस पार्टी में पैदा हो गई है जो इस रूप में परिलक्षित हो रही है। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच में एक नया मोड़ आ गया है। बिहार पुलिस मुंबई में इस केस से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं रिया ने अपने खिलाफ बिहार में दर्ज एफआईआर की जांच को मुंबई ट्रांसफ़र करने की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है। अब खबर आ रही है कि सुशांत का परिवार उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी पर रिया के खिलाफ बयान देने का दबाव डाल रहा है। सूत्रों के मुताबिक बांद्रा पुलिस को सिद्धार्थ पिठानी ने एक ईमेल भेजा है जिसमें लिखा गया है कि सुशांत का परिवार उन्हें रिया के खिलाफ झूठा बयान देने का दबाव बना रहा है। ये ईमेल बांद्रा पुलिस को 28 जुलाई को भेजा गया। ईमेल में पिठानी ने लिखा कि उन्हें 22 जुलाई को एक कॉन्फ्रेंस कॉल आया था जिसमें लाइन पर सुशांत के ब्रदर इन लॉ, सीनियर IPS ऑफिसर OP सिंह, मीतू सिंह और कोई एक चौथा शख्स था। पिठानी से माउंट ब्लैंक सोसाइटी में सुशांत संग रहते हुए रिया और उनके खर्चों के बारे में सवाल किए गए। ईमेल में लिखा है कि 27 जुलाई को पिठानी को फिर से OP सिंह का फ़ोन आया। उन्होंने पिठानी से कहा कि वो बिहार पुलिस को रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बयान दें। पिठानी को कहा गया कि जल्द ही उन्हें एक कॉल आएगा। पिठानी ने ईमेल में लिखा कि वो कॉल 40 सेकंड में कट गया था और उनका कोई बयान दर्ज नहीं किया गया। मेल में पिठानी ने लिखा, मुझे रिया के खिलाफ बयान देने के लिए फोर्स किया जा रहा है, वो चीज़ें बोलने को कही जा रही जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। ये पूरा मामला जो है ये
बड़ा ही गड्ढमड्ढ हो गया है। इसके कई पहलू हैं। एक सुशांत सिंह का परिवार है जिसका एजेंडा क्या है किसी को पता नहीं है। कई तरह के एजेंडे सामने आ रहे हैं और उस एजेंडे के तहत बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती का नाम लेना, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर करना, उनके खिलाफ जांच की मांग करना, उन पर आरोप लगाना कि 15 करोड़ रुपए उन्होंने सुशांत के अकाउंट से निकाल लिए हैं। फिर दूसरा पक्ष बिहार और महाराष्ट्र की पुलिस हैं जो पता नहीं एक दूसरे का सहयोग कर रही है या अपने अपने स्तर पर अलग अलग दिशाओं में खोजबीन कर रही हैं। सुशांत सिंह के जो रिश्तेदार हैं आईपीएस ओपी सिंह, उनकी क्या भूमिका है, वो क्या चाहते हैं और जो सच्चाई है वो क्या है। दरअसल ये पूरा मामला रोज़ रोज़ आपसे बात करते हुए मुझे बड़ा कष्ट होता है कि ये पत्रकारिता में क्या यही सुशांत सिंह रह गए हैं, इन्हीं की कहानी रह गई है। क्या आम दर्शक को इसमें इतनी दिलचस्पी है या उनके इसमें हित छुपे हुए हैं जो हमको इतना वक्त इस पर ज़ाया करना चाहिए। लेकिन एक क्राइम स्टोरी है, एक हत्या है या आत्महत्या है, या पैसों का मामला है, स्वार्थ का झगड़ा है, प्रॉपर्टी का झगड़ा है, क्या है आखिरकार ये सारी चीज़ें हैं। ये इनको आपस में सुलट लेना चाहिए। हमें आपको इससे क्या मिलना है सिवाय थोड़े बहुत मनोरंजन के, इसलिए इसको बट्टे खाते में डालिए। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। फर्जी बिल बनाकर नौसेना में 6.76 करोड़ का कथित घोटाला करने का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में सीबीआई ने पश्चिमी नौसेना कमांड के 4 अफसरों व 14 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अफसरों में एक कैप्टन भी शामिल है। एनडीटीवी के मुताबिक सीबीआई ने अभियुक्तों के ठिकानों पर छापेमारी की है और कुछ अहम सामग्री बरामद की है। बताया गया कि सीबीआई ने दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 30 ठिकानों पर छापे मारे हैं। आरोप है कि फर्जी बिल पश्चिमी कमांड में आईटी हार्डवेयर की आपूर्ति के नाम पर बनाए गए थे। सीबीआई ने कहा है कि कैप्टन अतुल कुलकर्णी, कमांडर मंदार गोडबोले और ओपी शर्मा की इसमें प्रमुख भूमिका थी। सीबीआई के मुताबिक 7 फर्जी बिल बनाए गए थे और ये घटना 2016 की है। मुंबई स्थित नेवी के रक्षा खातों के प्रधान नियंत्रक कार्यालय के 5 अफसरों को भी सीबीआई की ओर से अभियुक्त बनाया गया है। इन पर आरोप है कि बिलों की ऑडिटिंग और पेमेंट में इनकी भूमिका रही है। जांच एजेंसी ने कहा है कि सभी अभियुक्तों ने अपने पदों का दुरुपयोग कर सीनियर अधिकारियों को धोखा दिया और जनता के पैसों को लूटा। एनडीटीवी के मुताबिक सीबीआई के सूत्रों ने कहा कि शुरुआती जांच में ये पता चला है कि इन बिलों में दर्ज की गई किसी भी वस्तु की आपूर्ति पश्चिमी कमांड के ऑफिस को नहीं की गई। इसके अलावा बिलों की प्रक्रिया, इनकी स्वीकृति, वित्तीय मंजूरी, खरीद के ऑर्डर से जुड़ा कोई भी दस्तावेज कमांड के ऑफिस में नहीं है और इससे पता चलता है कि ये सारे बिल पूरी तरह से जाली थे। तो मित्रों, ये पूरी सेना में तरह तरह के भ्रष्टाचार हैं और हमारे सेना में भ्रष्ट अफसर भी हैं, भ्रष्ट कर्मचारी भी हैं। भ्रष्टाचार जितना बाहर है उससे कम भ्रष्टाचार हमारी सेना में नहीं है। तो पहली बात तो ये इस खबर से ये समझनी चाहिए। दूसरी बात, हमें बात बात पे ये सिखाया जाता है कि सेना को सलाम करो। सलाम करना ठीक है, लेकिन सेना में इस तरह के तत्व भी हैं जो देश के खिलाफ काम करते हैं, जो करप्शन करते हैं, उन पर भी नज़र रखनी ज़रूरी है और उनको भी कोसा जाना, उनको भी शर्मिंदा किया जाना ज़रूरी है। तो आंख बंद करके सैनिकों को पूरी तरह से देशभक्त मानना, ये एक हमारी कमज़ोरी होगी और उस कमज़ोरी का हमारे शासक वर्ग फ़ायदा उठाते हैं। चूँकि एक तरह की देशभक्ति होती है जिसमें सैन्यवाद, सैनिक, सेना, इसको बहुत महिमा मंडित किया जाता है और हमें भ्रम में रखा जाता है। लेकिन बहुत तरह के अपराध हमारी सेनाओं के लोग करते हैं और उनको चेक किया जाना ज़रूरी है, नहीं तो सेना में कमज़ोरी आती है, सेना करप्ट भी होती है और सेना मौके पड़ने पर ठीक ढंग से परफॉर्म भी नहीं करती है। इसलिए हमें ज़रूरी है कि जो खामियां हैं, जो बुराइयां हैं सेना में, उस पर भी ध्यान रखें, उनको दूर करने के लिए दबाव भी डालें और एक अंधभक्ति जो इस समय बहुत प्रचलित हो गई है वो सेना के मामले में भी न रखी जाए। इस मामले की अब सीबीआई ने जांच कर रही है, इतनी सारी चीज़ें सामने आई हैं और ये खेल कोई एक कमांड में नहीं, कई और कमांड में भी चल रहा होगा। जब पकड़ में आएगा तब हमारे सामने आएगा। और सेना के जो दूसरे हिस्से हैं, थल सेना है, वायुसेना है, उनमें भी इस तरह के घोटाले होते रहते हैं। तो ये हमारी नज़र में रहना चाहिए।
बहरहाल अब बुलेटिन ख़त्म करने से पहले कोरोना से संबंधित ताज़ा तरीन जानकारी आपको दे दें। भारत में एक दिन रिकॉर्ड 55,000 से अधिक मामले आए हैं, जो कि फिर एक नया रिकॉर्ड है। रोज़ नया रिकॉर्ड बन रहा है। कोरोना के सबसे अधिक मौतों के मामले में भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत में संक्रमितों का आंकड़ा 16,38,000 के पार चला गया है और दुनिया में संक्रमितों की संख्या 1,72,00,000 से अधिक हो गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और satyhindi.com को सब्सक्राइब भी करेंगे अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा बड़ी खबरों के साथ और उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।